एवरीवन, वेलकम टू परचम क्लासेस। दिस इज नेहा अग्रवाल। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने जा रहे हैं जो कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड रॉक्स चैप्टर को बिलोंग करता है। इट इज द पार्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। सो जियोमॉर्फोलॉजी में ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक चैप्टर है जिससे बाकी सारे कंसेप्ट्स भी तैयार होते हैं। लेट्स बिगिन द लेक्चर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। सो डायरेक्ट सोर्स का मतलब क्या है? जो आप नेकेड आई से देख सकते हो या जिसको टच कर सकते हो, दैट इज द डायरेक्ट सोर्स। सो हमारे पास डायरेक्ट सोर्स क्या है? अर्थक्वेक वेव्स नहीं, अर्थक्वेक वेव्स को सिर्फ महसूस किया जाता है। वोल्केनोस या वोल्केनोज आपको क्या देते हैं? लावा देते हैं, जो एक डायरेक्ट सोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स और अर्थ की मैग्नेटिज्म को भी आप डायरेक्टली देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हो। सो आंसर विल बी योर बी ऑप्शन। ओके, सो यहाँ पे आपको कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्स देखने को मिल जाएगा। सो इनडायरेक्ट सोर्स में आपको ऑब्वियसली डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर की स्टडी, मीटियोर्स और सेस्मिक वेव्स जैसे अर्थक्वेक वेव्स को स्टडी करके आप बता सकते हैं कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैसा होगा। लेकिन डायरेक्ट के लिए आपको डिगिंग करनी पड़ेगी, डीप माइनिंग करनी पड़ेगी, कोई डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है, देन वोल्केनिक इरप्शंस। सो इरप्शंस के से जो आपको मोल्टन लावा या मैग्मा मिलेगा, उसकी डेंसिटी, टेम्परेचर से आप पता लगा सकते हो कि अंदर जो है वो क्या एक्टिविटी चल रही है। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। So which of the following statements is correct regarding the composition of interior of the earth? So composition के बारे में question है। A option है earth as a whole is composed mainly of iron but the earth's crust consists mostly of oxygen. Yes. So earth का जो बिल्कुल बाहरी वाला हिस्सा है जहां आप खड़े हो, the crustal area, वो actual में बहुत ज्यादा उसमें क्या है? ऑक्सीजन की मात्रा है। So the temperature and pressure increases with the increasing distance from the surface towards the interior in deeper depths. Yes, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इंक्रीज हो जाता है अगर आप डीपर डेप्थ्स पे जाते हो। नेक्स्ट इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर देन द ओशनिक क्रस्ट। यस, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ज्यादा थिक होता है ओशनिक क्रस्ट से। आप देखो ओशनिक क्रस्ट में बहुत सारी मात्रा में डेप्थ होती है, तो उसमें पानी भरा हुआ रहता है। तो क्रस्ट क्या है? रॉक्स। वो रॉक नहीं है। लेकिन ओशनिक क्रस्ट से ऊपर उठकर जो माउंटेन्स आए हुए हैं उनको क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। सो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। सो यहां से आप सेम चीज को थोड़ा सा रेफरेंस ले सकते हो। सो कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट में आप देखो 46 अराउंड % जो है वो ऑक्सीजन का है, 27% अराउंड सिलिका का है और कुछ और भी इसमें पदार्थ है जैसे एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट है ना। और उसके बाद दिस इज द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट का जो डिस्कशन है ये वो वाला है। तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। यहां से दिस डायग्राम से यू कैन सी दिस इज योर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, दिस पार्ट, एंड दिस इज योर ओशनिक क्रस्ट। सो ओशनिक क्रस्ट थिन है थोड़ा और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आप देख रहे हो थोड़ा थिक है। सो अगर आपको एसएससी के लिए जनरल अवेयरनेस की तैयारी करनी है जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस सब हो, तो आप ये परचम के ऐप में ये वाला कोर्स एसएससी जनरल अवेयरनेस टारगेट 24 ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, पीवाईक्यू सेशंस, मॉक टेस्ट सब कुछ मिल जाएगा। और किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का अगर आपको तैयारी करनी है जैसे ज्योग्राफी या पॉलिटी अलग से या इकोनॉमी अलग से, तो इंडिविजुअल कोर्सेज भी परचम के ऐप पे अवेलेबल है। ओके, so you can join this particular course to increase your efficiency in the preparation. So next question पे चलते हैं। Question number 3, which one of the following describes the lithosphere? So मैं यहाँ पे आपको बता दूं lithosphere का मतलब होता है rocks, मतलब solid form में। ठीक है, rocks कहाँ है? पूरे crust में rock है और mantle का जो upper part है, upper mantle, उसमें भी हमारे पास rocky feature है। upper mantle को हम क्या बोलते हैं? asthenosphere. सो एस्थेनोस्फीयर बोला जाता है अपर मैंटल। ओके, सो यहाँ पर आंसर क्या होगा? क्रस्ट एंड अपर मैंटल विल बी योर आंसर, क्योंकि लिथोस्फीयर का क्वेश्चन है। इस पर्टिकुलर डायग्राम से आप लिथोस्फीयर को समझ सकते हो। सो ये जो पार्ट है ये अपर मैंटल का पार्ट है एस्थेनोस्फीयर। ये जो नीचे लोअर मैंटल है, दिस इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द मैंटल। ओके, सो एस्थेनोस्फीयर प्लस द होल क्रस्ट एरिया, इसको एक साथ क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर बोलते हैं। ओके,
So you can note down from here. Moving on to next question, question number 4. Which of the following is the thinnest layer of the earth? So सबसे thin कौन सा है? वो crust है. आपको मालूम है crust सिर्फ 1% of the whole interior of the earth को लेता है. Only 1% volume. So सबसे thin कौन सा होगा? Crust होगा. तो यहाँ से इस डायग्राम से भी आप समझ सकते हो कि देखो आपका जो 2900 किलोमीटर मतलब यहाँ से लेकर 29 तक इतना ज्यादा, ये कौन है? मेंटल. फिर ये पूरा अंदर तक, ठीक है, 3600 किलोमीटर तक ये क्या है? कोर है. ओनली जो आउटर एरिया है थिन 200 किलोमीटर ओनली, वो क्या है? क्रस्टल एरिया. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहे हैं मोहोस डिस्कॉन्टिन्यूटी. इसको मोहोरोविक डिस्कॉन्टिन्यूटी भी बोलते हैं. डिस्कॉन्टिन्यूटी मतलब एक लेयर से दूसरे लेयर के जाने में जो बाउंड्री होती है उसको डिस्कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं. तो मोहोरोविक जो डिस्कॉन्टिन्यूटी है दैट इज इन बिटवीन द क्रस्ट एंड मैंटल. क्रस्ट और मैंटल के बीच में ये डिस्कॉन्टिन्यूटी है. यहां से आप इस डायग्राम को भी देख सकते हो. सो ये रहा आपका क्रस्ट, ये सारा क्रस्ट है और ये सारा मैंटल है. इनके बीच में जो डिस्कॉन्टिन्यूटी है, बाउंड्री लाइन है, ये कौन सी है? मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी. और भी तरह की डिस्कॉन्टिन्यूटी है जैसे लेमन, गटनबर्ग, रिपेटी एंड कोनार्ड. ये भी आप यहां से नोट करना क्योंकि क्वेश्चन किसी भी डिस्कॉन्टिन्यूटी के लिए पूछा जा सकता है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. Consider the following statements regarding layered structure of the earth. So layered structure अब आपको पता चल गया, 3 layers है, कोर, उसके बाद mantle and then we have crust. Okay. Inner core is the densest layer of Earth's interior. So जितना आप अर्थ के इंटीरियर में अंदर जाएंगे आपको डेंसिटी, टेम्परेचर और प्रेशर तीनों बहुत ज्यादा मिलेंगे. तो सबसे अंदर है इनर कोर और उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है. नेक्स्ट इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज लेस डेंस देन द ओशनिक क्रस्ट. यस, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थिक जरूर है लेकिन डेंसिटी उसकी कम है क्योंकि उसमें सिलिका का कंटेंट ज्यादा है. और ओशनिक क्रस्ट क्या है? बेसाल्टिक है, लावा फ्लोज है, इसीलिए उसका जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है. ओके, सो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है बोथ ए एंड बोथ 1 and 2. सो यहाँ से आप इस पर्टिकुलर डिस्कशन को पढ़ सकते हो. जो मैंने एक्सप्लेन किया वही लिखा हुआ है एंड यू कैन ऑल्सो रेफर टू दिस डायग्राम. सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट सो दैट आप बाद में इसको रेफर कर पाओ. जो भी क्लासेस हम अभी कर रहे हैं ऑन द यूट्यूब, आपको लग रहा होगा कि ये आप इसका पीडीएफ मिल जाता तो अच्छा होता. सो पीडीएफ आपको parchamclasses.in में मिल जाएगा. ओके, नहीं तो आप अपने मोबाइल पे परचम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, परचम ऐप, और परचम ऐप में आपको पीडीएफ बैंक मिल जाएगा. सो जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस आप इस चैनल पे देख रहे हो सबके पीडीएफ इस परचम बैंक पे, पीडीएफ बैंक पे अवेलेबल है. ओके, सो घबराने की कोई बात नहीं है, ऑल द पीडीएफ इज अवेलेबल. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. विच लेयर ऑफ अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड? सो देखो देयर आर 3 लेयर्स इन द अर्थ, है ना. सो दिस इज द कोर एरिया, ये इनर कोर है. आउटर कोर में ना लिक्विड है. ओके, आउटर कोर इज लिक्विड. इनर कोर इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर में है कि वो आउटर कोर को भी क्या दे रहा है? वार्मथ दे रहा है, जिसकी वजह से आउटर कोर में जो मेटल्स है वो पिघल जाते हैं और वो एक आपको रिएक्शन पैदा करते हैं, इलेक्ट्रिक रिएक्शंस या रेडियो एक्टिव रिएक्शंस पैदा करते हैं, जिससे आपकी मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है. और इनको मूवमेंट सिर्फ वार्मथ नहीं दे रही है, कन्वेक्शनल करंट नहीं दे रही है, अर्थ की जो रोटेशन है वो भी अर्थ के अंदर जो लिक्विड होती है उसको मूवमेंट देती है. तो इस तरह आपका तैयार होता है, इसीलिए आंसर है इसका आउटर कोर. You can see this from this particular diagram. So ये है आपका सॉलिड इनर कोर जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है. टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से ये ऊपर भी वार्मथ देता है और ये सारे जो यहाँ पे मेटल्स हैं, मिनरल्स है, वो पिघल जाते हैं और लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं. और क्योंकि ये गर्म हो जाते हैं तो ये ऊपर की तरफ मूव करते हैं, जिसको आप कन्वेक्शनल करंट बोलते हो. और इसको मूवमेंट कौन देता है? और आपकी जो अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन कर रही है वो भी इसको मूवमेंट देती है. इस मूवमेंट की वजह से यहाँ पर कन्वेक्शनल करंट और इलेक्ट्रिक करंट्स जनरेट होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को भी बर्थ देते हैं. तो ये सारा डिस्कशन यहाँ पर लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. सो विच डिसकॉन्टिन्यूटी सेपरेट्स इनर कोर एंड आउटर कोर? अभी एक डिसकॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन हमने और किया था. इनर कोर और आउटर कोर को कौन हट कर रहा है? लेमन डिसकॉन्टिन्यूटी. यू कैन अगेन रेफर टू द सेम डायग्राम. सो देखिए यहाँ पर है लेमन डिसकॉन्टिन्यूटी
और ये आउटर कोर और इनर कोर को यहाँ पे क्या बना रही है, बाउंड्री बना रही है, जिसको हम डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। Next is question number 9. So, which processes are the main resulting in the formation of sedimentary rocks? So, sedimentary rocks form कैसे होते हैं? कोई भी प्राइमरी रॉक है या इग्नियस रॉक्स है, वो उनका जब इरोजन होता है और वो इरोड होके ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं कहीं पानी से, हवा से, और कहीं जाके डिपॉजिट होते हैं, तो लेयर बन जाता है, फिर दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, इसी तरह डिपॉजिशन होते होते एक रॉक का स्ट्रक्चर अगर बन जाए तो उसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है रिजल्टेंट वो है इरोजन एंड डिपोजिशन। तो दिस इज हाउ, आप देखो सेडिमेंट्री रॉक्स ओशन बेड पे भी फॉर्म होते हैं। तो इस तरह इरोजन होकर बहुत सारे रॉक्स जो हैं, छोटे पीसेस जो है वो डिपॉजिट होते हैं, और धीरे धीरे डिपॉजिट होने के बाद इस तरह लेयर्स स्टार्टिंग होती है। सो प्रोसेस में इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन है, डिपोजिशन है, कॉम्पैक्शन है, उनका कॉम्पैक्टनेस होगा, एंड देन सीमेंटेशन, मतलब एक दूसरे से वो लेयर क्या है, जुड़ जाएंगे, एंड देन आपको रॉक फॉर्म्स में दिखेंगे विच आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट टाइप ऑफ रॉक फॉर्म्स when magma hardens beneath earth's surface? देखिए इसका आंसर सिंपली है intrusive igneous rocks, क्योंकि क्या पूछा है, beneath। सो अर्थ के सरफेस के नीचे जो रॉक्स है उनको इंट्रूसिव बोलते हैं, और जो ऊपर रॉक्स है उनको क्या बोलते हैं, एक्सट्रूसिव। तो इस डायग्राम से आप समझोगे, तो इस डायग्राम में आप देखो कि मैग्मा बाहर आ रहा है, लेकिन कुछ लावा, कुछ मैग्मा क्रैक्स में, फॉल्ट्स में चला जाता है और बाहर नहीं आ पाता। तो ये बहुत देर बाद कूल डाउन होता है, क्योंकि अंदर टेम्परेचर ज्यादा है, बाहर टेम्परेचर कम है, इसीलिए बाहर वाली जो रॉक है वो बहुत जल्दी सॉलिडिफाई हो जाती है। तो बाहर वाले को आप बोलते हो एक्सट्रूसिव और इनर वाले को आप बोलते हो इंट्रूसिव। इंट्रूसिव रॉक्स जो होती है वो ज्यादा हार्ड होती है, एक्सट्रूसिव रॉक्स कंपैरेटिवली कम हार्ड होती है, और इनका दूसरा नाम प्लूटोनिक रॉक्स भी है, क्योंकि इनका क्रिस्टल जैसा स्ट्रक्चर है, दे आर वेरी हार्ड इन नेचर, क्योंकि बहुत टाइम लेके ये कूल डाउन हुई है एंड देन सॉलिडिफाई हुई है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, वी कैन यूजुअली फाइंड फॉसिल्स। सो फॉसिल्स आपको कहाँ मिलेंगे, लेयर्ड स्ट्रक्चर में। फॉर एग्जाम्पल एक लेयर बन गया, उसके बाद प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई डाउन हो गए, ऑर्गेनिक मैटर चला गया, दूसरा लेयर आया, वो दब गया, तो ऐसे ही फॉसिल्स बनते हैं। लेकिन फॉसिल्स आपको इग्नियस रॉक्स या मेटामॉर्फिक में नहीं मिलेंगे। क्यों? इग्नियस रॉक्स टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है मैग्मा का, लावा का, है ना। सो उस टेम्परेचर में अगर कोई फॉसिल गया भी तो वो क्या हो जाएगा, बर्न आउट हो जाएगा, उसका अस्तित्व ही पूरा मिट जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज्यादा है। नेक्स्ट इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जब बहुत ज्यादा प्रेशर या टेम्परेचर से गुजरते हैं तो वो क्या बनते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स, और अगर इनमें फॉसिल्स हुए तो वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो एकमात्र आपको फॉसिल्स कहाँ मिलेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स में। ठीक है, यही डिस्कशन जो मैंने आपको बताया ये यहाँ पर लिखा है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट कि किस तरह सॉलिडिफाई होके फॉसिल्स जो है वो आपको सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। सो डैश मिनरल्स आर फाउंड इन द कॉन्टिनेंटल मासेस। तो देखिए कॉन्टिनेंटल मासेस में जो मिनरल्स मिलते हैं उनको हम बोलते हैं सियाल। ओके, दैट इज सिलिका एंड एल्यूमिनियम। सो दिस इज द आंसर। लेकिन यही अगर आपको ओशनिक मासेस पूछा होता क्वेश्चन में तो आपको आंसर करना था साइमा, मतलब सियाल, मतलब सिलिका एंड मैग्नीशियम। Okay, so यहाँ से you can see the diagram. So this is your Sial, that is continental crust, and this is your Saima, which is the oceanic crust. So Saima में magnesium आपको मिलेगा. Next is question number 13. Which type of rock is found mostly in oceanic crust? So let me tell you, जब लावा बाहर आता है तो वो क्या बन जाता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और उसको मेनली आप उसमें क्या मिलेगा, आपको ग्रेनाइट मिलेगा। लेकिन जब लावा अंदर की तरफ ये जो ओशनिक क्रस्ट है, देखो क्रस्ट दो प्रकार के होते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट, ये हम सभी को मालूम है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में और ओशनिक क्रस्ट में क्या डिफरेंस है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में आपको मिलेगा ग्रेनाइट और ओशनिक क्रस्ट में आपको मिलेगा बसाल्ट, है ना। देखो
देखो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मोस्टली क्या है, एक्सट्रूसिव है एंड इंट्रूसिव है, ठीक है। इसमें जो इंट्रूसिव की मात्रा है वो समझ लो 99% है और ओनली 1% जो है वो बाहर आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज एक्सट्रूसिव। सो इंट्रूसिव जो अंदर बनता है उसमें क्या रहता है, ग्रेनाइट, काफी टाइम लेकर बनता है, सॉलिडिफाई होता है। और जो बाहर आके बन रहा है दैट इज बसाल्टिक, क्योंकि इनमें आपको लावा फ्लोस दिखाई देते हैं। ओके, सो ओशनिक क्रस्ट में आपको क्या मिलेगा, बसाल्ट। ये सेम डिस्कशन यहाँ लिखा हुआ है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड रीड फ्रॉम हियर सो दैट यू अंडरस्टैंड इट वेल। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14. सो लाइमस्टोन अंडर ट्रिमेंडस हीट एंड प्रेशर कन्वर्ट टू, सो लाइमस्टोन एक तरीके का सेडिमेंट्री रॉक है और अगर उसको बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, मार्बल। सो कहीं पे भी आप मार्बल रॉक्स देखते हो तो वो समझ जाना कि इसको बहुत हीट एंड प्रेशर मिला है, ये सेडिमेंट्री रॉक था लाइमस्टोन और बन गया मार्बल। कुछ और भी सेडिमेंट्री रॉक्स है जैसे कि सैंडस्टोन जो क्वार्ट्जाइट बन जाती है, शेल और क्ले जो स्लेट और शिस्ट बन जाता है, और कोल एक सेडिमेंट्री रॉक है जो क्या बन जाता है, डायमंड। सो यहाँ लाइमस्टोन पूछा गया एग्जाम्स में, और भी सेडिमेंट्री के फॉर्म्स इन मेटामॉर्फिक पूछे जा सकते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट इज इंक्लूडेड इन बैरिस्फीयर? सो बैरिस्फीयर बोलते किसको है, बैरिस्फीयर बोलते हैं जो बहुत इनर लेयर्स होती है, डीप होता है। बैरी का मतलब ही क्या है, डीप। ओके, सो डीप लेयर्स कौन सी है, आउटर कोर एंड इनर कोर। ये दोनों जो है डीप लेयर्स है जिनमें नाइफी का कंटेंट है, मतलब निकल एंड आयरन। सो इसको बोलते हैं आप बैरिस्फीयर। ओके, सो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा बैरिस्फीयर में इनर एंड आउटर कोर। ओके, moving on to next question, question number 16. So which of the following is not true regarding the interior of the earth? तो आपको false वाली statement ढूंढनी है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट, द डेंसिटी ऑफ द अर्थ कीप्स इंक्रीजिंग एज वी गो इंटीरियर। मैंने आपको पहले ही बताया जितने ज्यादा आप अर्थ के इंटीरियर में जाओगे डेंसिटी, प्रेशर, सब कुछ क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट इज बिलो द क्रस्ट ऑल द लेयर्स आर इन सॉलिड फॉर्म। देखो ये स्टेटमेंट गलत है, क्रस्ट के नीचे आपको मेंटल भी मिलता है, मेंटल में आपको क्या मिल रहा है, मोल्टन मैग्मा, मतलब पिघला हुआ। तो हर कुछ क्रस्ट के नीचे सॉलिड नहीं है, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो आपका आंसर मिल गया, नॉट ट्रू इज बी। ठीक है, सो यहां से आप इसकी डिस्कशन को पढ़ सकते हो। सो डेंसिटी ऑफ द अर्थ कीप्स इंक्रीजिंग एज वी गो इनसाइड, below the crust not all the layers are solid, outer core is in the liquid state. ठीक है, next is question number 17. So a type of igneous intrusion which split apart two strata resulting in a dome like structure, so उसको बोलते हैं लैकोलिथ। ठीक है, सो ये लैकोलिथ होता क्या है आप इस डायग्राम से समझिए, दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। देखो जब लावा बाहर आता है तो कुछ लावा जो है सरफेस पे नहीं आ पाता और अंदर की क्रैक्स और फॉल्ट्स में सेटल हो जाता है। अंदर की क्रैक्स और फॉल्ट्स में जब वो सेटल होता है वही कूल डाउन होता है, वही सॉलिडिफाई होता है, और इन सबको अंदर क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। जो बाहर आ गया इन द फॉर्म ऑफ वोल्केनो और उसके बाद रॉक्स बना, उसको आप बोलते हो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब ये इंट्रूसिव डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस ले लेते हैं और डिफरेंट शेप्स के हिसाब से इनका अलग अलग नाम है। जैसे कि लैकोलिथ, आप देख रहे हो डोम लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, पहले ये एक डाइक था लेकिन बाद में ये ऐसे फैला और डोम लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, इसको आप बोलोगे लैकोलिथ। जैसे बहुत ज्यादा मासी है, अंदर बहुत ज्यादा फैला हुआ है, डेप्थ बहुत ज्यादा है, तो उसको आप बोलते हो बैथोलिथ। ठीक है, इस तरह की स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है जो सीधी खड़ी है, इसको आप बोलते हो डाइक जो वर्टिकल है, और हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर्स को आप बोलते हो सिम। ठीक है, तो यहां से यू कैन नोट डाउन एंड यू कैन रीड, ये सारे इंट्रूसिव रॉक्स ही है, बस इनके शेप्स और साइजेस ऐसे हैं कि आपको इनको अलग अलग नाम देना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. सो विच पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑक्यूपाई अ मैक्सिमम वॉल्यूम? सो मैक्सिमम पता है किसके पास है, मेंटल के पास है, सबसे ज्यादा है मेंटल के पास। इस डायग्राम से आप पर्टिकुलर समझ सकते हो। देखो क्रस्ट के पास ओनली 1% है, मैंने आपको पहले भी बताया था, थिनेस्ट लेयर है। मेंटल के पास 84 एंड कोर के पास ओनली 15% ऑफ द वॉल्यूम। सो यहां से आप देख सकते हो ये जो कोर एरिया है
इसके पास ओनली 15%। ये पूरा मैंटल है जिसमें एस्थेनोस्फीयर भी आ जाएगा, लोअर मैंटल भी आ जाएगा, पूरे को मैंटल बोलते हैं। दिट इज अराउंड 84% एरिया। एंड ये छोटा सा पार्ट क्रस्ट इज ओनली 1% जिसमें कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक क्रस्ट है। सो ये याद रखना है। बहुत अलग अलग तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मैंटल? सो मैंटल के बारे में आपको ट्रू स्टेटमेंट निकालना है। सो डेप्थ ऑफ मैंटल इज 2900 किलोमीटर विच स्टार्ट्स फ्रॉम मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी। थोड़ी देर पहले हमने मोहोरोविक डिस्कॉन्टिन्यूटी पढ़ा था। सो वहां से लेकर 2900 किलोमीटर डेप्थ तक उसको क्या बोलते हैं? मैंटल। इट इज करेक्ट। अपर पोर्शन ऑफ मैंटल इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। ये गलत है। अपर पोर्शन ऑफ मैंटल को क्या बोलते हैं? एस्थेनोस्फीयर। पूरे लिथोस्फीयर में क्रस्ट भी आ जाएगा, मैंटल ओनली एस्थेनोस्फीयर। ओके। नेक्स्ट, मोस्टली मैंटल इज इन लिक्विड स्टेट। गलत बात। मैंटल का जो एस्थेनोस्फीयर वाला पार्ट है, जो अपर मैंटल है, वो सॉलिड स्टेट में है, रॉकी स्ट्रक्चर है उसका। सो ओनली स्टेटमेंट नंबर 1 इज यहाँ पर ट्रू, करेक्ट। यहां से यू कैन रीड द सेम थिंग विच आई जस्ट नाउ एक्सप्लेन टू यू। ओके, दीज ऑल डिस्कॉन्टिन्यूटी एंड एस्थेनोस्फीयर, इन सब का डिस्कशन आप पढ़ सकते हो। Next is question number 20. So convection currents which move the tectonic plates are found in. So देखो plates क्या है? What are plates? These are pieces of rocks. और मैंने आपको बताया rocks कहाँ मिलेगा? क्रस्ट में प्लस अपर मेंटल में, यहाँ rocks मिलेगा। So अगर मैं लेयर्स ड्रॉ करूं, कोर, मेंटल एंड क्रस्ट, सो जो क्रस्ट है ऊपर वाला पार्ट वही क्या है? रॉक्स। और वो जब टूट जाते हैं, रॉक्स के छोटे छोटे पीसेस बन जाते हैं, तो उसको आप क्या बोलते हो? प्लेट्स। और नीचे क्या है? मैग्मा प्लूम्स। सो ये मैग्मा प्लूम्स ऊपर हिट करते हैं और उसके बाद घूम जाते हैं। तो ये जब घूमते हैं तो ये प्लेट्स को क्या करते हैं? मूव करते हैं। तो मूवमेंट कहाँ पे डिपेंडेंट है? मेंटल पे डिपेंडेंट। ओके, सो इस पर्टिकुलर डायग्राम से भी आप इस चीज को समझ सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये किसी भी एग्जाम के लिए। सो आप देख लो, अंदर नीचे की तरफ टेम्परेचर ज्यादा है, ऊपर थोड़ा कंपैरेटिवली टेम्परेचर कम है ना? सो इसीलिए ज्यादा वार्म कहाँ हो जाता है? मेंटल में मैग्मा यहाँ पर, और इसकी वजह से ये ऊपर की तरफ एक मूवमेंट लेता है। जैसे ये यहाँ टकराएगा क्रस्ट पे, ये घूम जाएगा आइदर साइड पे, और इसके घूमने पर प्लेट को भी, मतलब रॉक को भी एक मूवमेंट मिलेगी। एंड दैट इज वाई मेंटल की वजह से ये मूवमेंट प्लेट की होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21. So which of the following occurs due to tectonic shifts in the Earth's lithosphere? So lithosphere क्या है? Rocks. और rocks में अगर कोई shifting आएगी तो उसमें वेव रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा। एनर्जी रिलीज होने से सुनामी और अर्थक्वेक दोनों आ सकते हैं। और अगर टेक्टोनिक एक्टिविटी ज्यादा हुई तो मैग्मा भी बाहर आ सकता है इन द फॉर्म ऑफ वोल्केनो। सो ऑल द अबव आपका आंसर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22. So the inner core is made up of solid metal. Why is this? So देखो, इनर कोर बहुत ज्यादा नीचे है, आपको पता है। तो जितने ज्यादा इंटीरियर में आप नीचे जाओगे, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी सब कुछ इंक्रीज हो जाता है ना? सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हाथ में आइस लेते हो तो आप देखोगे वो आइस पिघलने लग जाता है। बट अगर आप उस पर प्रेशर डालोगे तो वो आइस पिघलेगा नहीं, वो सॉलिड स्टेट में चला जाएगा। इसी तरह इनर कोर में प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है, इंटेंस प्रेशर है, इसकी वजह से वो सॉलिड स्टेट में है, प्लास्टिक स्टेट में है। सो इसीलिए स्ट्रेटम बी हमारा आंसर है, बिकॉज ऑफ द इंटेंस प्रेशर ऑफ द अदर लेयर्स बीटिंग डाउन द कोर। ये वाला आंसर होगा। सो यहाँ पर जो एक्सप्लेन किया मैंने आपको प्रेशर की थ्योरी, जिस एंड दैट इज बाय द कोर इज इन सॉलिड स्टेट, यहां से आपको वो एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23. So which rocks are unfossiliferous having their origin under conditions of high temperature? So देखो, अनफॉसिलिफेरस दो ही रॉक्स है, या मेटामॉर्फिक या इग्नियस, है ना? लेकिन यहाँ पे हम इग्नियस आंसर करेंगे क्योंकि इग्नियस में हाई टेम्परेचर्स होते हैं फॉर्मेशन के टाइम पे। क्योंकि इग्नियस फॉर्म कैसे होता है? लावा को कूल डाउन होके। सो लावा बहुत हाई टेम्परेचर्स में होता है, और अगर उसमें कोई फॉसिल चला भी जाए तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कंप्लीटली बर्न आउट हो जाएगा। सो इसीलिए द आंसर इज योर इग्नियस रॉक्स। सो यहां से यू कैन रीड द डिस्कशन. So the solidification of magma formed the first rocks on the earth, and after that
द इग्नियस एंड द प्राइमरी रॉक्स केम, और किस तरह वो अनफॉसिलिफेरस है बिकॉज ऑफ द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर. Next is question number 24. Which of the following rocks contains high content of silica? So देखो सिलिका का कंटेंट अगर 65% से ज्यादा हुआ तो वो रॉक क्या बन जाएगी, एसिडिक, और ऑल्सो इसके अलावा लाइट कलर की हो जाएगी क्योंकि सिलिका का कलर लाइट होता है. ओके, सो यू कैन रीड इट फ्रॉम हियर. सो इग्नियस रॉक्स may also be classified as acidic और basic. 65% से अगर सिलिका ज्यादा हुआ तो वो एसिडिक हो जाएगा. They are less dense and light colored. Example granite. So granite में सिलिका का कंटेंट ज्यादा होता है ना. So moving on to our next question. The most common rock on the planet is. तो देखो वैसे 4.6 बिलियन ईयर्स हो गए बिग बैंग को हुए, तो इसका मतलब उसके बाद ही अर्थ का जन्म हुआ. अर्थ का जब जन्म हुआ तो वोल्केनिक एक्टिविटी से बहुत सारे रॉकी स्ट्रक्चर्स, माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स बने, और 3 बिलियन ईयर्स से यही माउंटेनियस स्ट्रक्चर्स जो है इरोजन से गुजर रहे हैं. तो इरोजन के बाद कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, सेडिमेंट्री रॉक्स. सो 3 बिलियन ईयर्स से जो सबसे ज्यादा रॉक स्ट्रक्चर बन चुके हैं वो है सेडिमेंट्री रॉक्स. इग्नियस रॉक्स पुराने वाले हैं इसीलिए वो ज्यादा नहीं है. उनका इरोजनल फॉर्म में जो रॉक्स दुनिया भर में आपको दिखते हैं, they have the highest form. So compared to igneous and metamorphic which develop deep beneath the earth, sedimentary rocks form or near the surface. यहाँ से आपको ये आंसर मिल जाए. Next is question number 26. The gold and copper are mostly found in which rocks? They are found in old igneous. पता है क्यों? क्योंकि गोल्ड एंड कॉपर ना ग्रेन्स में मिलते हैं, बहुत छोटे छोटे ग्रेन्स में मिलते हैं. सो ये छोटे जो ग्रेन्स हैं ये इग्नियस रॉक्स में ही मिलेंगे, ओल्ड इग्नियस में. क्यों? क्योंकि सेडिमेंट्री में लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है और इरोजन अगर हो गया तो वो गोल्ड एंड कॉपर भी लॉस्ट हो जाता है, वो स्मॉल ग्रेन्स वहां पे मिलते नहीं है. इसीलिए ओल्ड इग्नियस के जो रॉक्स है वहां आपको ये गोल्ड एंड कॉपर मिलेगा. सो यहाँ से आप देख सकते हो इन ओल्ड इग्नियस टाइप ऑफ रॉक मेटल्स gold and copper mostly found. They are found in ore bodies associated with porphyry, है ना. And porphyry is a general term applied to the igneous rocks of any composition that contains crystals, that is phenocryst, in a fine grained ground mass. Fine grained ground mass. Okay. Next question is question number 27. So which of the following are the reasons for the formation of metamorphic rocks? मैंने आपको पहले ही बताया मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे फॉर्म होते हैं. कोई भी इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक्स अगर बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर से गुजरते हैं तो उनके फिजिकल और केमिकल दोनों कंडीशंस में चेंजिंग आती है और वो अपने हार्डेस्ट फॉर्म में ट्रांसफर हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ झेल लिया है. तो जो हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ रॉक होता है आफ्टर दीज मेनी चेंजेस, दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स. सो स्टेटमेंट नंबर 1 बोल रहा है high temperatures and pressures at depth cause changes in mineralogy, texture and composition. Yes, सब कुछ चेंज होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स में. Changes take place in the solid state by crystallization and chemical reactions. Yes, temperatures are greater than 150 degree less than 400 degree Celsius. ये थोड़ा सा गलत है क्योंकि at least 250 डिग्री सेल्सियस चाहिए चेंजिंग के लिए और अराउंड 700 डिग्री सेल्सियस तक ये चीज होती है, तभी रिक्रिस्टलाइजेशन इसका हो पाता है. तो 1 and 2 आर करेक्ट. सो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन. यहां से आप मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में पढ़ सकते हो. सो मेटामॉर्फिक रॉक्स आर सेडिमेंट्री और इग्नियस जो बहुत ज्यादा चेंज हो जाते हैं, वो बनते हैं हाई टेम्परेचर प्रेशर से बनते हैं, सॉलिड स्टेट में मेनली होता है. टेम्परेचर्स आर यहाँ पर मेंशन एंड क्या क्या चेंज हो सकते हैं वो भी मेंशन है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28. So a study of the nature of the old sedimentary rocks gives an indication. So जब आप old sedimentary rocks को study करते हो तो क्या पता चलता है आपको? First, age of the earth. नहीं, age of the earth को पता करने के लिए बिग बैंग थ्योरी, डिफरेंट एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज, इन सब को पढ़ने के बारे में पता चलता है. पास्ट एनवायरमेंटल कंडीशंस, ये करेक्ट है क्योंकि एनवायरमेंट की कंडीशन पे ही सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्मेशन डिपेंडेंट है. अगर एनवायरमेंट कंडीशन में रेनफॉल ज्यादा है या सनलाइट ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो ही उसका इरोजन होगा. इरोजन के बाद उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा बाय द रिवर्स, बाय द विंड्स एंड डिपोजिशन होगा. डिपोजिशन के बाद कॉम्पैक्शन और सीमेंटेशन, इनके बाद ही सेडिमेंट्री फॉर्म होती है. तो आपको पास्ट एनवायरमेंटल कंडीशन पता चल जाता है कि कैसे फॉर्म हुआ हो. ओल्ड सिविलाइजेशन से सिविलाइजेशंस में ह्यूमन मैनकाइंड सब आ जाते हैं. तो एक सेडिमेंट्री रॉक से आप सिविलाइजेशन के बारे में पूरा पता लगा पाए, ये पॉसिबल नहीं है.
और प्लेट के मूवमेंट का डायरेक्शन तो वैसे भी फुल प्रूफ अभी तक हुआ नहीं है कि डायरेक्शन किस प्लेट की किस तरफ है और वो क्यों है, दैट इज टुडे ऑल्सो नॉट फुल प्रूफ. सो आंसर इज 2 ओनली, दैट इज योर सी ऑप्शन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29. क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज नॉट ट्रू ऑफ इग्नियस रॉक्स. सो नॉट ट्रू ढूंढना है किसके लिए, इग्नियस रॉक्स के लिए. दे आर क्रिस्टलाइन, ये तो करेक्ट है. इंट्रूसिव रॉक्स क्रिस्टलाइन होते हैं, प्लूटोनिक होते हैं. दे हैव अ लेयर्ड स्ट्रक्चर, ये रॉन्ग है. लेयर्ड स्ट्रक्चर इग्नियस का नहीं होता, किसका होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स का. दे कंटेन मेटल्स, यस इग्नियस रॉक्स पे मेटल्स जरूर होंगे. दे कंटेन फॉसिल्स, इग्नियस रॉक्स में टेम्परेचर हाई होने की वजह से फॉसिल्स नहीं होते. फॉसिल्स किस में मिलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में. तो कौन से नॉट ट्रू है, 2 एंड 4. सो आंसर होगा सी ऑप्शन 2 एंड 4. सो यहां से आप इसका पर्टिकुलर डिस्कशन पढ़ सकते हो. इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म डीप इनसाइड अर्थ्स क्रस्ट, intrusive and extrusive. As molten rock below the surface cools, the liquid material begins to solidify into minerals of different sizes. Generally, the longer the cooling time, the larger the mineral crystals can grow. Tapered deep in the earth, magma is allowed to cool slowly. Examples are granite and gabbro. Last question is question number 30. So which of the following are true in respect to sedimentary rocks? आपको true statement ढूंढना है sedimentary rocks के लिए. So the rocks are deposited in layers, ये statement correct है क्योंकि sedimentary rocks layered structure में होते हैं. एक deposition हुई, फिर दूसरी हुई, तीसरी हुई, इस तरह उनका formation होता है. At times the particles of rocks are wholly organic in nature. Yes, organic in nature हो सकता है क्योंकि fossils है उसमें plants and animals के, तो वो organic ही है. The rocks are not crystalline. Yes, रॉक्स क्रिस्टलाइन नेचर के नहीं है क्योंकि क्रिस्टलाइन रॉक्स तो डीप सरफेस पे बनते हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स बिल्कुल सरफेस के ऊपर बनते हैं. देयर स्ट्रक्चर इज डिटरमाइंड बाय ग्रेट प्रेशर और हीट. ये गलत है क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स का स्ट्रक्चर प्रेशर और हीट तय नहीं करती. इरोजनल, डिपोजिशनल एंड ट्रांसपोर्टेशनल एक्टिविटीज उसको डिसाइड करती है. हीट और प्रेशर किसको डिसाइड करती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स को. सो 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दैट इज बी ऑप्शन. ओके, so this was all about the important questions regarding the rocks and different interior layers of the earth. और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से इसको तैयार करना. कोई भी डाउट हो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन. ओके, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर.